हेलो स्टूडेंट्स, वे टू स्टडी स्मार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो बीएड की प्रिपरेशन है आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आप आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे और मैक्सिमम यहाँ पे मार्क्स गेन करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो हमारा एक और आपके लिए हेल्पफुल यहाँ पे साबित होगा, जिसमें हम यहाँ पे 2016 का इंग्लिश के पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। और ये देखेंगे हमारा जो 2016 में सीजी बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें हमारे क्वेश्चन क्या पूछे गए थे और हमें उसको कैसे करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ही यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी जो भी ये आपका पुराना पेपर है, जो प्रैक्टिस सेट है, उनके पास पहुँच जाए और उनको भी काफ़ी इससे हेल्प मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए यहाँ पे आपको फिर से जैसे मालूम है कि हमारा ये भाग नंबर 5 है, सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश। तो इसमें देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, ये देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब देखिए ये आपको एक फिल इन द ब्लैंक दिया है, इसमें आपको एक अप्रोप्रिएट यहाँ पे वर्ड चूज करके लिखना है। आगे कह रहा है कि इन द सेंटेंस गिवन बिलो विद वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। अब देखिए यहाँ से आपको एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को आपको पूरे को ध्यान से समझना है कि ये लाइन का क्या मतलब है। उसके बाद ये जो अंडरलाइन में लिखा है वर्ड, इसका मीनिंग आपको समझना है और इसी का अपोजिट यहाँ पे जो भी वर्ड होगा उसको यहाँ पे फिल करना है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, इनमें से कोई एक होगा। तो आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए आपको जो स्टेटमेंट दिया है इसमें कह रहा है कि बेटर टू रेन इन हेल, ठीक है, देन टू फिल इन द ब्लैंक इन heaven, है ना। तो देखिए यहाँ पे कहना चाह रहा है कि बेटर टू रेन इन हेल। अब ये रेन का मतलब क्या होता है, इसका पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं, जिससे कि हमारा बहुत आसान हो जाएगा हमको उसको सॉल्व करना। तो देखिए रेन का मतलब होता है कि शासन करना। जैसे आप कहते हैं कि यहाँ पे कोई राजा है, शासन कर रहा है, या कहीं पे भी आपका अगर अधिकार है, शासन कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है शासन करना, फिर राज करना। तो इसका कहने का ये मतलब है कि बेटर टू रेन इन हेल। आप जानते हैं हेल हमारे क्या होता है, नरक होता है, ठीक है, और हीवन क्या होता है, स्वर्ग होता है। तो आपको अच्छे से पता है स्वर्ग में सारी सुविधाएं मिलती हैं, सभी लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं ना। नर्क आपको पता है कि सारी यहाँ पे जितनी यातनाएं हैं सब नर्क में मिलती है। फिर भी ये कहना चाह रहा है स्टेटमेंट में कि बेटर टू रेन इन हेल। आपको कह रहा है कि अगर मौका मिले तो नरक का भी नरक में भी शासन करना चाहिए, शासन करना बेटर है, ठीक है, कि नरक में शासन करना बेटर है किसके कंपेरिजन में, देन टू इन heaven, स्वर्ग के कंपेरिजन में। अब इसको हमें क्या करना है, एक तो ये समझना है कि हमको फिल इन द ब्लैंक में क्या बनना। अब आइए ऑप्शन का मैं मतलब समझा देता हूँ आपको कि देखिए सबसे पहले मैं सर्व की बात करूंगा। देखिए सर्व का मतलब होता है यहाँ पे कि सेवा करना, ठीक है, सर्व का हमारा मतलब होता है कि सेवा करना। उसके बाद फॉल, आप सब जानते हैं फॉल का मतलब है गिरना, तो यहाँ पे गिरना हम लोग समझते हैं। अब ये डियूरनल का मतलब ये होता है कि प्रतिदिन यानी कि रेगुलर, रोजाना। तो डायरोडनल का मतलब को समझ में आ गया। उसके बाद हमारा है कि स्पूरियस। अब देखिए स्पूरियस का जो मतलब होता है वो होता है नकली। जैसे आप जानते हैं कि कोई चीज़ नकली होती है या फिर जाली होती है, तो उसका मतलब होता है कि नकली या फिर झूठ कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि भाई हमारा जो सटीक यहाँ पे क्या फिर करना है। देखिए आपको सीधा मतलब है कि बेटर टू रेन इन हेल, आपको नरक में कह सकते हैं कि यहाँ पे शासन करना अच्छा है इन कंपेरिजन टू हीवन। तो हीवन का मतलब है कि सेवा करना। आप स्वर्ग में अगर सेवा भी कर रहे हैं किसी की, तो वो उससे बेटर है कि आप क्या करें कि नरक में यहाँ पे राज करें। तो यहाँ पे हमको जो फिल करना हुआ है सर्व। तो देखिए सर्व हमारा एकदम करेक्ट यहाँ पे चूज करना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एकदम आप आसानी से समझ सकते हैं इसको क्या होगा इसमें। अब आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड विच वेरी क्लोजली फिट्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो भी हमारा वर्ड होगा वो फिट बैठेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वुमेन। अब इसका मतलब ये होता है कि जो महिलाओं के कल्याण में रुचि रखता है, यानी कि जो महिलाओं के कल्याण वाले काम करता है, जैसे महिलाओं का कल्याण हो, उसको कहना चाह रहा है कि क्या कहते हैं कि वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वुमेन। अब देखिए इसके बाद हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनके बारे में पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि फ्लैम्बोयेंट,
है ना। अब ये फ्लैम्बोयेंट क्या होता है, देखिए इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब था कि चमकीला, अगर कोई चीज़ चमकने वाली चीज़ है तो उसको हम चमकीला कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि उज्ज्वल, यानी कि जो भी कह सकते हैं जिससे चमक निकलती है उसको उज्ज्वल भी कहते हैं। तो इसका ये मतलब होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया है कि इफिमिनेट। अभी इफिमिनेट हमारा क्या है, इसका मतलब तो ये कह सकते हैं कि फीमेल से रिलेटेड होता है, जिसको हम कहते हैं कि जनाना भी कह सकते हैं, फीमेल से रिलेटेड है। या फिर स्त्रीवत, यानी कि जो फीमेल के तरीके से होता है उसको स्त्रीवत भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि फेमिनिस्ट। अब ये देखिए फेमिनिस्ट का मतलब होता है कि नारीवादी, यानी कि जो नारी के कल्याण में लगा रहता है उसको बोलते हैं नारीवादी है ये। या फिर उसको दूसरे वर्ड शब्दों में कह सकते हैं कि स्त्री अधिकारवासी, अधिकारवादी। तो ये इसका मीनिंग होता है। और लास्ट यहाँ पे जो हमको दिखाई दे रहा है वो है कि फेमिनिन। अब ये देखिए फेमिनिन क्या है, ये कहीं ना कहीं जेंडर का भी आप जानते हैं फेमिनिन होता है, तो उसका मतलब कि स्त्री से संबंधी, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं स्त्री से रिलेटेड है। तो अब जरूरी नहीं है कि स्त्री से जो स्त्री की सेवा करो स्त्री से रिलेटेड ही हो, है ना। यानी कि स्त्रीलिंग भी कह सकते हैं, फेमिनिन का मतलब है जिसे मेल का बोलते हैं आप लोग, कि फीमेल मेल ये सब जानते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए, तो अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, जो भी हमारी नारी का कल्याण काम करने में इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं, नारीवादी। तो सीधा मतलब होता है कि फेमिनिस्ट। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आइए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैच फॉर द फॉलोइंग। अब आपको मैचिंग देखिए यहाँ पे करनी है। इसमें क्या है, एक तरफ प्रीपोजिशन देखिए बना हुआ है, आपको प्रीपोजिशन बना, उसके बाद क्या है कि आपको कैसे हमको प्रीपोजिशन यूज़ करना है उसके देखिए स्टेटमेंट सेंटेंस दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एट आ रहा है। अब देखिए एट हमारा जो आ रहा है, अब आपके फोर सेंटेंस देखिए कहाँ पे फिट बैठेगा। तो देखिए एट आप चारों पढ़िए, पहले लिखा लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी फिनिश्ड। सेकंड करें ए पीरियड ऑफ टाइम, एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ए मोर जनरल पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखिए एट का हमारा जो यूज़ होगा वो हमारे होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि मैचिंग हम थर्ड से करेंगे। कि जो एट हमारा उसका है एट एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एट का मतलब होता है किसी प्लेस के बारे में यूज़ करते हैं कि एट दैट प्लेस, उसी तरीके से आप एट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो पॉइंट इन टाइम में किसी पर्टिकुलर कह सकते हैं प्लेस पे ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे सीधे हमको जो यहाँ पे एट का यूज़ करना है वो यूज़ करना है कि एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये हमारा इसका यूज़ हो जाएगा एट का। तो आप कह सकते हैं कि ए का हमारा जो रिलेशन है वो होगा थर्ड के साथ। अब आइए यहाँ पे इन को देख लेते हैं। अब जो हमारा देखिए इन है, इन का मतलब है कि इन, अब देखिए इन को हम जो यूज़ करेंगे वो सीधे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इन अ पीरियड ऑफ टाइम। आप अपनी साधारण लैंग्वेज में यूज़ भी करते हैं कि इन ए पीरियड ऑफ टाइम। तो सीधे हम यहाँ पे जो इन है इनका वैसे मतलब में होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब है ए पीरियड ऑफ टाइम, कि किसी टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड है यानी कि बी हम कहेंगे, तो बी हमारा जो होगा वो कहीं ना कहीं सेकंड वाला यूज़ हो जाएगा। अब दो बच रहे हैं, अब यहाँ पे ऑन बच रहा है और बाई बच रहा है। देखिए अब जो हमारा ऑन है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, पहला है कि लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी फिनिश्ड, या ए मोर जनरल पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो ऑन हमारा है वो यूज़ होगा हमारे ऑप्शन नंबर फोर्थ में, यानी कि फर्स्ट ना छोड़ के हमको फोर्थ यहाँ यूज़ करना है, क्योंकि ऑन का मतलब होता है कि पर, है ना। और यहाँ पे कह रहा है ए मोर जनरल पॉइंट ऑफ टाइम, किसी टाइम के पर्टिकुलर यानी कि साधारण से टाइम पे आपके बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे देखिए बाई लिखा हुआ है, बाई का मतलब है कि द्वारा। अब यहाँ पे कह रहा है लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी फिनिश्ड। अब यहाँ पे आपको पता है कि एक्शन क्या होगा, फिनिश्ड होगा, यानी कि किसी के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे जो बाई है, बाई का सीधा हमारा जो होगा वो किससे रिलेशन आएगा, फर्स्ट वाले से, कि बाई लेटेस्ट टाइम एक ऐसा टाइम जिसके द्वारा क्या होगा कि एट विच एन एक्शन विल बी फिनिश्ड, जो हमारा एक्शन होगा वो कंप्लीट किया जाएगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो हमारा सी वाला है ऑप्शन, ये किससे मैच किया, फोर्थ वाले से। और जो हमारा डी वाला है वो किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट वाले से। यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा उसमें हमको क्या करना है, ए का थ्री, फिर बी का टू, सी का फोर एंड डी का फर्स्ट। तो आइए देख लेते हैं 3 2 4 1 किस में आ रहा है। तो हमारा जो 3 2 4 1 जो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन में 1 2 3 4 है, तो 4 3 क्या हमारा आएंगे यहाँ पे देखिए 3 2 4 1। तो देखिए 3 2 4 1 हमारा ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा राइट एक तरीके से ऑप्शन हो जाएगा कि हाँ जो भी मैचिंग हमारी इसमें करेक्ट आपको दिख जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सीधे कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, अब इनमें क्या करना है, आपको चूज करना है कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर जस्ट ए फ्यू एप्पल्स लेफ्ट।
यहाँ पे देखिए आपको क्या यहाँ पे ध्यान देना है, बाकी तो लगभग सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे एक तो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है ए फ्यू, उसके बाद यहाँ पे तीसरे वाले में फ्यू का यूज़ कर रहे हैं। फिर आपको पता है कि सेकेंड वाले में मैंने यहाँ पे यूज़ किया ए लिटिल, और यहाँ पे लास्ट वाले में लिटिल। अब देखिए मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंग्लिश का एक पेपर और सॉल्व कराया था, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि फ्यू हो या फिर ए फ्यू, इनका मतलब होता है कहीं ना कहीं काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल नाउन का हम यूज़ करते हैं। काउंटेबल यानी कि ऐसे कोई भी नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो उनको हम काउंटेबल नाउन के तरह का यूज़ करते हैं। जबकि अगर यहाँ पे बात करेंगे लिटिल हो या फिर ए लिटिल हो, इसका हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल, जिनको आप नहीं गिन पाएंगे। अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल नाउन के तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो ये दोनों कहीं ना कहीं हमारे मतलब है कि फ्यू हो चाहे ए फ्यू हो, ये हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल, जिनको गिना जा सकता है, ऐसे नाउन के तरीके से यूज़ किए जाते हैं। और जो ए लिटिल है या फिर लिटिल हमारे अनकाउंटेबल नाउन, जिनको नहीं गिन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला जो दिया है, हाँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ए फ्यू और फ्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसका मतलब है ए फ्यू का मतलब है कि थोड़ा सा, और फ्यू के कंपेरिजन में और कम। ठीक है, फ्यू का मतलब भी थोड़ा होता है। ये नहीं कि चारों का मीनिंग एक है, ए फ्यू फ्यू ए लिटिल लिटिल, लगभग सबका मीनिंग एक है। लेकिन बस यहाँ पे मैंने बताया ना डिफरेंस क्या होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और ए फ्यू का मतलब है कि फ्यू से और भी कम। तो देखिए यहाँ पे पहले लिखा कि देर आर जस्ट ए फ्यू एप्पल्स लेफ्ट। तो यहाँ पे देखिए एप्पल्स को आप गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो फ्यू या ए फ्यू का यूज़ है ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे ए फ्यू का हमको यूज़ करना है। ठीक है, ए फ्यू का यहाँ पे हमको यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि आपको जो एप्पल है उसने बोला कि देर आर जस्ट ए फ्यू एप्पल्स लेफ्ट, यानी बहुत ही कम एप्पल क्या हुए हैं, बचे हुए हैं। तो ये हमारा कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा। अगर ये करेक्ट है तो कन्फर्म है, फिर थर्ड वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमको एप्पल्स के लिए ए फ्यू यूज़ करना है, ना कि फ्यू। उसी तरीके से अगर बात करेंगे, लिखा वी हैव ओनली ए लिटिल मनी। अब देखिए ओनली का मतलब क्या होता है, बहुत कम, ओनली। और यहाँ पे फिर से बात आ रही कि आपको लिटिल और ए लिटिल का मतलब है बहुत ही कम, लेकिन ओनली का यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि बहुत कम की बात करें, तो कन्फर्म है ए लिटिल का हमको यूज़ करना है कि वी हैव ओनली ए लिटिल मनी, हमारे पास बहुत ही कम पैसा बचा हुआ है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा जो 1 और 2 दोनों सही, तो ओनली 1 एंड 2 ये क्या है हमारे, ये करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें कह रहा है कि चूज द वे विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू एड्रेस पीपुल इन अ लेटर। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें एक्चुअली ये सिखाया जा रहा है आपको कि जब भी अगर आप कोई लेटर लिखते हैं तो एक्चुअली आपको पता है कि लेटर में क्या लिखते हैं, डियर सर, डियर मैडम, है या किसी का नाम। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर मैं किसी को लेटर लिखूँ तो कैसे मुझे लिखना है, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पे एक एक करके मैं समझाता हूँ सभी को आपको। इसमें लिखा है कि चूज द वे विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, देखिए पहला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि डियर पेनी। अब देखिए पेनी किसी का नाम लिखा हुआ है, अब उसके बारे में ये आपको पूछा कि डियर पेनी, ये एकदम राइट है। अगर किसी भी पर्सन के बारे में आपको बोलना होता है तो आपको डियर करके उसका नाम सीधे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहे हैं कि डियर मिस हॉपकिंस। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हॉपकिंस तो ठीक है, यहाँ पे मिस लगा हुआ है, तो ये चीज़ आपको रूल याद रखना है कि अगर किसी आपको यहाँ पे गर्ल्स के बारे में बताना है, ठीक है, जिसका भी यानी अनमेरिड है जो भी है, तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए आपको पता है कि मिस का यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डियर यूज़ होगा तो किसी गर्ल्स के लिए पर्टिकुलर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसका हम यहाँ पे डियर के बाद हम मिस का यूज़ करना ज़रूरी रहता है, तो यहाँ पे भी आपको ये राइट माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है डियर पेनी हॉपकिंस। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं किसी के नाम है डियर पेनी हॉपकिंस और उसके पहले डियर का इस्तेमाल किया गया, तो किसी भी नाम के पहले आप डियर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेनी के आगे डियर है तो ये भी करेक्ट है, और किसी लड़की या गर्ल्स के आगे मिस लगाना ज़रूरी है, तो डियर मिस हॉपकिंस भी कह सकते हैं। और डियर पेनी हॉपकिंस तुम्हारा राइट है ही। अब बचा क्या हमारा, देखिए फोर्थ, यहाँ पे और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे जेम्स कार्टर क्या है, एक नाम है किसी पर्सन का, तो आपको अगर यूज़ करना तो डियर जेम्स कार्टर ये आपको यूज़ करना था। यहाँ पे मिस्टर, यहाँ पे ये चीज़ हमारा गलत लगा हुआ है कि ये तो ऑलरेडी पता है कि गर्ल्स के लिए मिस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी पर्सन के लिए अगर यहाँ पे मेल है उसके लिए मिस्टर के आगे डियर लगाना ये आपका गलत है। तो डियर जेम्स कार्टर हमारा राइट है, जेम्स मिस्टर के डियर मिस्टर जेम्स कार्टर ये गलत चीज़ है। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे रॉन्ग है वो हमारे क्या है, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा रॉन्ग है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा था कौन सा नॉट अप्रोप्रिएट, तो हमारा जो सही होगा वो होगा फोर्थ वाला। फोर्थ वाले सही का मतलब है कि ये गलत है, नहीं ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन आप करेंगे वो डी वाला हमारा राइट करके आएंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फिर से देखिए आपको पता है कि 10 क्वेश्चन में एक पैरा जम्बल्ड ज़रूर पूछा जाता है, मैं हर पेपर में आपको सॉल्व कराता हूँ। तो यहाँ पे भी पूछा गया कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस सम पार्ट्स हैव बीन जम्बल्ड अप।
आपको कुछ पार्ट जम्बल्ड किया गया है, फिर कह रहा है कि रीअरेंज दीज पार्ट्स विच आर लेबल्ड पी क्यू आर एस। अब देखिए पी क्यू आर एस तरीके से 4 आपके सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको अरेंज करना है, और शुरुआत वाला सेंटेंस आपको ऑलरेडी दिया है कि आई सेल गो, मैं जाना चाहूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे मैच करेंगे, बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बड़े सेंटेंस नहीं है, दो दो तीन तीन लेटर की, सॉरी कह सकते हैं वर्ड्स की हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कि हम शुरुआत करते हैं आई सेल गो, मुझे जाना चाहिए, ठीक है, या मैं जाऊँगा, तो उसमें क्या आपको जोड़ना है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारा कौन सा फिट बैठेगा, तो देखिए क्यू वाला, क्योंकि आपका आई सेल गो कहाँ पे गो, टू कैलकटा, मुझे कैलकटा जाना चाहिए या मैं कैलकटा जाऊँगा। तो आपको याद रखना कि क्यू से शुरुआत हो रही है, आई सेल गो टू कैलकटा। अब क्यों गया कैलकटा, तो कह रहा है कि यहाँ पे आई सेल गो टू कैलकटा आफ्टर, ठीक, गया है कलकत्ता, लेकिन कब गया है, आफ्टर, यानी कि कुछ तो कंप्लीट किया है इसने, आफ्टर। अब क्या आफ्टर, किसके बाद में, तो कह रहा है यहाँ पे है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क हियर, ठीक है। तो आपको देखिए पूरा का पूरा मैच कर रहा है कि आई शैल गो टू कैलकटा, मैं कलकत्ता जाऊँगा आफ्टर, लेकिन बाद में, किसके बाद में, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क हियर, यहाँ पे जो मेरा काम है उसको मैं ख़त्म करने के बाद जाऊँगा। तो इसका देखिए मतलब है कि आई शैल गो टू कैलकत्ता आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा क्यू, फिर एस, फिर आर एंड पी, यानी क्यू एस आर पी। तो क्यू एस आर पी हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। तो ये हमारा राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ये इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है, यानी कि 7th हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कनेक्टर टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, और इस सेंटेंस को आपको पढ़ना है और ये बताना है कि इस ब्लैंक जगह पे हमें क्या फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इट्स मोर एक्सपेंसिव टू ट्रेवल ऑन फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे को ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इसलिए क्या कह रहा है कि आई विल लीव ऑन थर्सडे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि फ्राइडे को ट्रैवल करना बहुत एक्सपेंसिव, इसलिए क्या कि आई विल लीव ऑन थर्सडे, इसलिए मैं थर्सडे को लीव करूँगा। तो इसलिए ये टाइप का यहाँ पे कुछ भाव आ रहा है, आपको इसलिए का यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो आएगा अप्रोप्रिएट, वहाँ आएगा सो। सो का यहाँ पे हमारा करेक्ट मीनिंग है, सो का मतलब होता है कि इसलिए, कि इट्स मोर एक्सपेंसिव टू ट्रेवल ऑन फ्राइडे सो आई विल लीव ऑन थर्सडे। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहाँ पे सो का इस्तेमाल क्यों किया। तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये क्या होगा, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद, अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे 97 तक तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद सीधा हमको पता है कि हमको एक लास्ट दिया है पैसेज। अब इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, और पैसेज को पढ़ने के बाद फिर आपको क्या है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है और आंसर देना है। तो देखिए आपको पहले मैं पूरा पैसेज पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि आपके मन में एक यहाँ पे समझ में आ जाए कि हाँ क्वेश्चन या पैसेज किस बारे में दिया हुआ है। तो ये यहाँ से हमारा पैसेज स्टार्ट है, अगर आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि आई बिलीव दैट ओनली 1% इन 1000 नोज द ट्रिक ऑफ रियली लिविंग द प्रेजेंट, है ना। इसका मतलब ये है कि मेरा मानना है कि 1000 में केवल एक व्यक्ति ही वास्तव में जीने की चाल जानता है, कब, वर्तमान में, यानी कि एट प्रेजेंट। आपको पता है कि इसमें ये बताया गया है, ऑथर ने कहा है कि 1000 में, यानी कि हज़ारों में केवल एक ही पर्सन ऐसा होता है जिसको प्रेजेंट में रहने की क्या होती है, ट्रिक पता होती है, उसको भरोसा होता है कि हाँ प्रेजेंट में कैसे रहना है। फिर आगे कह रहा है कि मोस्ट ऑफ अस स्पेंड 59 मिनट्स एन आवर लिविंग इन द पास्ट। हम में से देखिए क्या करते हैं, अधिकांश लोग क्या करेंगे कि एक घंटे में आपको पता है 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में 59 मिनट क्या करते हैं, पिछला यानी पुरानी यानी पास्ट में हुई चीज़ों के बारे में खर्च कर देते हैं। ये बात सही है कि हम लोगों ने पिछला जो क्या हुआ क्या बीता उसी पे खर्च कर देते हैं। फिर कह रहा है कि विद रिग्रेट फॉर लॉस्ट जॉयस ऑन शेम फॉर थिंग्स बैडली डन। किस में खर्च करता है ये, जो हमने पहले एंजॉय किया है, आनंद किया है, या फिर हमने कुछ ऐसा काम किया जिससे मुझे क्या होगा ज़िंदगी भर आपको सेम यानी शर्मिंदा होना पड़े, उन सभी चीज़ों के बारे में सोच सोच के क्या करते हैं ये लोग, पूरी यानी कि हमारे में से अधिकांश लोग अपनी ज़िंदगी में पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। उसका कह रहा है बोथ यूटरली यूजलेस एंड वीकनिंग, यहाँ कह रहा है दोनों पूरी तरीके से बेकार और कमज़ोर, ये सारी बातें यहाँ कह रहा है। फिर कह रहा है और इन ए फ्यूचर विच वी आइदर लॉन्ग फॉर और ड्रेड, है ना। फिर कह रहा है कि भविष्य में जिसके लिए हम या तो लंबे समय से डरे रहते हैं या फिर डरे हुए हैं। भाई पुरानी बातों में मैंने हम लोग देखते हैं कि क्या मैंने किया, क्या चीज़ ख़राब किया, क्या अच्छा किया, इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि फ्यूचर के लिए डरे रहते हैं कि फ्यूचर में हमसे ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर आगे कह रहा है कि यट द पास्ट इज गॉन बियॉन्ड रिपेयर, है ना,
एंड एवरी मिनट यू स्पेंड इन द वेन एफर्ट टू एंटिसिपेट द फ्यूचर इन अ मोमेंट लॉस। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि फिर भी अतीत मरम्मत से परे चला गया है ना, कि हम उसको दोबारा सही नहीं कर सकते जो हमारा बीत चुका है, और हर मिनट आप क्या करते हैं, भविष्य की आशा के लिए व्यर्थ में प्रयास करते रहते हैं। और ये कह रहे हैं, यह एक खोया हुआ क्षण है, यानी कि जो हमारा पास्ट में बीत गया है ये पूरी तरीके से खोया हुआ क्षण, इसको हम मरम्मत नहीं कर सकते, और लेकिन आने वाले फ्यूचर के लिए हम क्या कर रहे हैं, डरे रहते हैं। फिर कह रहा है कि देयर इज़ ओनली वन वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि केवल एक ही दुनिया है, द वर्ल्ड प्रेसिंग अगेंस्ट यू एट दिस मिनट। तो केवल एक ही दुनिया है, दुनिया इस समय आपके खिलाफ दबाव बना रही है, ठीक है। देयर इज़ ओनली वन मिनट इन विच यू एयर ए लाइव। कह रहा केवल एक मिनट है जिसमें आप जीवित हैं। आपको पता है कि 1 आवर में 59 मिनट आपने क्या किया, पुरानी बातों को याद करने में खर्च कर दिया, तो सिर्फ एक मिनट बचा है आपके पास 1 घंटे में, जिसको आप क्या करते हैं, अपने लिए जी सकते हैं। तो कह रहा दिस मिरेकल हियर एंड नाउ। फिर कह रहा है कि यहाँ पे यह चमत्कार यहाँ और अभी, यहीं और अभी आपको चमत्कार करना रहता है 1 मिनट के अंदर। फिर कह रहा है कि द ओनली वे टू लिव इज बाय एक्सेप्टिंग एवरी मिनट एज एन अनरिपीटेबल मिरेकल। कह रहा जीने का एकमात्र तरीका क्या है, हर मिनट को एक अपरिवर्तनीय चमत्कार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। देखिए हर मिनट आपको ये मानना चाहिए कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो नहीं चेंज हो सकता है, उसको भी हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर कह रहा है विच इज़ एग्जैक्टली वॉट इज़ ए मिराइकल एंड अनरिपीटेबल। फिर कह रहा है कि वास्तव में यह वही है, एक चमत्कार और अपरिवर्तनीय, ठीक है। आपको ये एक चमत्कार है और अपरिवर्तनीय। तो ये कहीं ना कहीं हमारे, देखिए हम लोगों ने पैसेज को पढ़ा, और पैसेज को पढ़ने के बाद आपको पता चल गया है कुछ कुछ चीज़ें कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है। ऑथर ये बताना चाह रहा है कि हम जो भी काम करते हैं, पास्ट की चीज़ों में हमने जो भी किया उसके बारे में सोच सोच के आने वाली लाइफ को हम क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। 1 घंटे में 59 मिनट हम क्या करते हैं, पुरानी बातों को सोचते हैं। अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो उसके बारे में सोच सोच के खुश होते हैं। अगर हम लोगों ने क्या किया, कुछ ख़राब किया है, तो उसी के बारे में शर्मिंदा होते हैं कि हाँ मैंने ऐसे किया। लेकिन आगे जो आने वाली लाइफ है उसके बारे में हम लोग टाइम नहीं देते हैं। तो उसका मेन मोटिव क्या है, आपको जो भी हमारे पास समय है वर्तमान में जिए, ठीक है, उसको बहुत कह सकते हैं अच्छे से तरीके से जीना चाहिए, और आगे आने वाली लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो ये देखिए कहीं ना कहीं हमारा कहीं ना कहीं दिया हुआ है। अब आइए सी के बेस पे हम यहाँ पे क्वेश्चंस बनाते हैं। इसमें देखिए पहला पूछ रहा है कि पीपुल लिव आइदर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। सीधे कह रहा है कि पीपुल यानी कि जो लोग होते हैं या तो पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर में जीते हैं। तो इसका क्या रीज़न क्या है, तो इसमें ऑप्शन दिया कि बिकॉज दे आर इन द हैबिट ऑफ च्यूइंग दी, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि उनको एक आदत होती है। फिर कह रहा है बिकॉज दे आर ए प्रे टू इमेजिनरी फियर्स, ठीक है, वो एक काल्पनिक डर उनके अंदर रहता है। फिर कह रहा है बिकॉज दे आर चेंड टू मेमोरी एंड ड्रेस, उनको मेमोरी यानी जो पुरानी याददाश्त होती है उनको, यानी कि वो देखते हैं इसलिए याद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर कह रहा है नन ऑफ द। तो जो हमारा राइट होगा वो देखिए हमारा क्या है, वो होगा कि यही होगा कि बिकॉज दे आर चेंड टू मेमोरी एंड डिज़ायर। ये देखिए तो यही हमारा क्या होगा, ये करेक्ट होगा कि जो वो पुरानी मेमोरी होती है या आगे की जो भावनाएं होती हैं उसी में वो खोए रहते हैं। तो इसलिए या तो पास्ट में जो मेमोरी हमारी हो चुकी है उसको यहाँ पे याद करके जीते हैं, या फिर आगे उनका क्या डिज़ायर है उनको सोच सोच के वो अपना फ्यूचर जीते हैं। तो यही हमारा यहाँ पे ऑथर का कहना है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 99 कह रहा है कि व्हाट इज़ एन अनरिपीटेबल मिरेकल। कह रहा है कि ऐसा क्या है कि जो रिपीट नहीं होता है, कि उसका मिरेकल क्या है। तो कह रहा है यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है एवरी मोमेंट दैट वी लाइव एंड स्पेंड, ठीक है। फिर कह रहा है कि टू रिपेयर द पास्ट, टू क्रेव फॉर वॉट इज़ नॉट, नन ऑफ दी अबव। आप खुद सोचिए कि व्हाट इज़ द अनरिपीटेबल मिरेकल, हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो रिपीट नहीं होता। तो आपको पता है कि समय टाइम ऐसा है जो कभी रिपीट नहीं होता। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि एवरी मोमेंट दैट विल लिव एंड स्पेंड, हमारे जीवन का जो भी हर क्षण जिसमें हम जीते हैं और खर्च करते हैं वो कभी दोबारा नहीं आ सकता। इसलिए हमारा यही क्या है, फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि व्हाट इज एन अनरिपीटेबल मिरेकल। तो आप लिखेंगे कि एवरी मोमेंट दैट वी लिव एंड स्पेंड। क्लियर। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे लास्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर इज, कह रहा ऑथर का जो एटीट्यूड है वो आपका एटीट्यूड क्या बताना चाह रहा है। तो आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया, कह रहा है कि रोमांटिक। क्या पैसेज को देख के आपको लगा कि वो रोमांटिक था, नहीं। क्लासिकल, उसका पॉलिटिकल यानी राजनीति से भरा भी नहीं था, और उसका था प्रैग्मेटिक। अब देखिए प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कि व्यवहारिक, यानी कि आपको एक दूसरे से व्यवहार तरीके से बनाना है, यानी व्यवहारिक है ये। तो यहाँ पे समझना है कि ऑथर का जो भी यहाँ पे एटीट्यूड था वो व्यवहारिक था। वो लोगों के बीच में एक व्यवहार बनाने के उद्देश्य से उसने कहा कि पुरानी बातों को छोड़ के आगे के बारे में उनको सोचना चाहिए और प्रेजेंट में जीना चाहिए।
तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर इज प्रैग्मेटिक। तो आई होप आपको ये 2016 का जो भी सीजी प्री बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए सिखाए हैं ताकि आपको क्वेश्चन पेपर तो बन जाए, उसके साथ साथ आपको चीज़ें क्लियर रहें कि हाँ मुझे कैसे समझना है, कैसे पकड़ना है। पैसेज देखिए मैंने ऑलरेडी बताया कि इंग्लिश वाले में अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो पैसेज को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होता है, पैसेज तो बिल्कुल गलत नहीं करना है। तो 3 से 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। एक पैरा जम्बल्ड बहुत आसान सा आएगा, पैरा जम्बल्ड कन्फर्म है कि एक क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलने ही वाले हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए मैंने ऑलरेडी बोला कि 5 to 6 तो आपको मिनिमम 10 में से गेन करने करना है। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आप बचेंगे जो उसको आप खुद देखिए, थोड़ा सा वोकेबलरी पे बेस्ड होगा या हल्का फुल्का एरर पे बेस्ड होगा, वो भी मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी हद तक उनमें से भी क्रैक कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों को अपने ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन को ऑन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।